नमस्कार बच्चों, अपने कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, उससे आगे अपने स्टार्ट करते हैं। कल पहला अनुप्रयोग करा दिया था दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण। नंबर 2, दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा का निर्धारण। वियोजन की मात्रा का निर्धारण। अपने पहले पढ़ चुके हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, परंतु यह माना जाता है कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आर्यनीस ने एक बात बताई थी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, मैं आपको बता दूं। जैसे सिंपल अपने एसिटिक अम्ल लें, एसिटिक अम्ल जलीय विलयन में एसीटेट आयन और एच आयन में विभक्त होता है। तो किसी भी सांद्रता पर अपने बात करें, इसका वियोजन हुआ है तो इसका वियोजन स्थिरांक को के से व्यक्त करते हैं, के अल्फा। ये किसके बराबर होता है? उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान मतलब उसकी सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता। उत्पाद कौन है? एसीटेट आयन की सांद्रता इंटू एच आयन की सांद्रता बटा में एसिटिक अम्ल की सांद्रता। ये कक्षा 11 का टॉपिक है। माना कि प्रारंभ में इसका आपने 1 मोल ले लिया, 1 में से अल्फा मोल वियोजित हो गया, तो आपको पता एक एसिटिक अम्ल किसमें टूटता है? एसीटेट आयन और एच आयन। तो वियोजित आयन कितने होंगे? आपको यहां पे बता रखा है कुल आपने कितना मोल लिया? 1 मोल। 1 में से अल्फा वियोजित हो गया तो इसका कितना बच गया? 1 माइनस अल्फा। तो इसका कितना बच गया? अल्फा। और इसका क्या बच गया? अल्फा। अब सांद्रता सदैव 1 तो ली नहीं जाती, इसलिए इसको क्या कर दिया? C से गुणा कर दिया। तो यहां पर उत्पाद का वियोजन स्थिरांक है वो किसके बराबर आता है? एसीटेट आयन की सांद्रता कितनी है? C अल्फा इंटू एच आयन की सांद्रता भी कितनी है? C अल्फा अपॉन एसिटिक अम्ल की सांद्रता है C इंटू 1 माइनस अल्फा। C से C कट जाएगा, ये क्या जाएगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इससे आप क्या निकाल सकते हो? वियोजन स्थिरांक। परंतु अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा आप कोलराउस के नियम से भी ज्ञात कर सकते हो। ये थोड़ा सा आप साइड में लिख लेना, क्योंकि यदि आपको वियोजन की मात्रा ज्ञात कर ली कोलराउस के नियम से, कोई ऐसा सवाल आ गया उसमें वियोजन स्थिरांक पूछ लिया, तो अल्फा के मान आपको मिल जाएगा, सांद्रता आपको दी मिलेगी उसमें कि इतनी सांद्रता का एसिटिक अम्ल का विलयन लिया गया है, इससे उसका वियोजन स्थिरांक का मान पूछा जा सकता है। ठीक है, अपने ये सिलेबस में दिखा नहीं रखा है, फिर भी अपने को ये करना है वियोजन स्थिरांक का मान। अब बात आती है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उसके वियोजन स्थिरांक को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुर्बल विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, परंतु अनंत तनुता पर यह माना जाता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाता है। तो किसी भी सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा का फार्मूला है, किससे दर्शाते हैं? इसे अल्फा। ये किसके बराबर होती है? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम एट इन्फिनिटी। मतलब किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा दी गई सांद्रता पर उसकी मोलर चालकता अपॉन उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात होती है। यह माना जाता है कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है? पूर्णतः वियोजित हो जाता है, कंप्लीट वियोजित हो जाता है। इस सूत्र की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो? दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जब आपको सवाल दे दिया जाएगा
और ये पूछ लेगा कि 0.002 मोलर सांद्रता के एसिटिक अम्ल का विलयन है, उसकी मोलर चालकता का मान ये है और अनंत तनुता पर मोलर चालकता ये है, तो इसके वियोजन की मात्रा याद कीजिए, याद कर लोगे। इसके बाद में आपको वियोजन स्थिरांक भी पूछ सकता है। वियोजन की मात्रा का फार्मूला आ गया, तो वियोजन स्थिरांक किसके बराबर होता है? के अल्फा बराबर, अभी बोला था मैंने, सी इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एसिटिक अम्ल के लिए अभी थोड़ी देर पहले कराया था, इसमें अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुटअप करके उसके वियोजन स्थिरांक का निर्धारण किया जा सकता है। तीसरा अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, अलप विलय लवणों की, अलप विलय लवणों की विलेयता का निर्धारण। अलप विलय लवण कौन से होते हैं? जैसे बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, लेड सल्फेट। ये ऐसे विद्युत अपकट्टे हैं जो जलीय विलयन में बहुत कम मात्रा में घुलते हैं, परंतु ये माना जाता है कि विद्युत अपकट्टे अलप विलय लवण है जो जलीय विलयन में जितने घुलते हैं वो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूर्णतः क्या होते हैं? आयनित हो जाते हैं। और जलीय विलयन में अलप विलयन लवणों की जो सांद्रता होती है, तो जो अलप विलय लवण घुले हुए हैं वो पूर्णतः वियोजित होंगे। जैसे यहाँ पे PbSO4 ले लिया, जितना घुल गया वो Pb2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव के रूप में रहेगा। मतलब यहाँ पे वापस ये बैक साइड में नहीं आएगा, साम्यावस्था नहीं बनेगी। ये माना जाता है अलप विलय लवण की जितनी मात्रा जलीय विलयन में घुल जाती है वो पूर्णतः क्या माना जाता है? आयनित माना जाता है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो अलप विलय लवण जलीय विलयन में घुला होता है वो उसकी किसको दर्शाता है? विलेयता को दर्शाता है, और वो एक अनंत तनु विलयन की भांति व्यवहार करता है। इसका आप विलेयता का निर्धारण किस प्रकार करोगे अपने देखते हैं। तो पहले अपने बात करें इसकी थ्योरी की। एग्जाम में आ जाए आप कोलराउस के नियम की सहायता से अलप विलय लवणों की विलेयता किस प्रकार ज्ञात करोगे, तो अपने को ध्यान होना चाहिए। अलप विलय लवण जिसे PbSO4 AgCl BaSO4 जलीय विलयन में अलप मात्रा में घुलते हैं। ये तो अपने नाम से पता चलता है, ठीक है। घुले हुए लवण के विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता ही उसकी विलेयता को दर्शाती है। एक बात। और जलीय विलयन में अलप विलय लवण क्या होते हैं? अलप मात्रा में घुलते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ये अलप मात्रा में घुले होने के कारण ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और तनु विलयन की भांति व्यवहार करते हैं, या उनकी सांद्रता क्या मानी जाती है? अनंत तनुता मानी जाती है, विलेयता दर्शाती है। तथा अलप विलय लवण एक अनंत तनु विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। और आपको पता है मोलर चालकता किसके बराबर होती है? कप्पा गुना 1000 बटा C। और मैंने बताया था अलप विलय लवण की जो सांद्रता होगी वही क्या होगी? विलेयता। क्योंकि अलप विलय लवण क्या होते हैं?
जलीय विलयन बहुत कम मात्रा में घुलेंगे, और वो घुलेंगे, वो जलीय विलयन में क्या होंगे, पूर्णतः आयनित हो जाएंगे और एक अन्य तनु विलयन की भांति व्यवहार करेंगे। जब वो अन्य तनु विलयन होगा उस कंडीशन में जो लवण घुला है वो वापस अनायनित अवस्था में नहीं आएगा। जैसे PbSO4 है वो किस रूप में रहेगा, Pb2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। इस कंडीशन में इसकी मोलर चालकता होगी, वो क्या होगी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। मतलब मैंने आपको बता दिया ना, ये किसकी भांति व्यवहार करेंगे, अनंत तनु विलयन की भांति व्यवहार करेंगे। ये किसके बराबर आएगी, कप्पा गुना 1000/C। और यहां पे सांद्रता होगी वो किसका काम करेगी, विलेयता का, या अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर कप्पा गुना 1000/विलेयता। विलेयता को किससे दर्शाते हैं, S से। तो विलेयता किसके बराबर आ जाएगी, कप्पा गुना 1000 में अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले, जो अलग विलय लवण के विलयन की जो सांद्रता होगी वो उसकी क्या होगी, विलेयता होगी। और विलयन किसकी भांति व्यवहार करेगा, अनंत तनु विलयन की भांति व्यवहार करेगा। मेरे पास जगह नहीं है, आप इससे फिर क्या करोगे, विलेयता निकालोगे, विलेयता यहाँ पे ले आओगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। इस तरीके से आप अलग विलय लवणों की अनंत तनुता पर अलग विलय लवणों की विलेयता ज्ञात कर सकते हो। सिद्धांत इसमें याद रखना है, अलग विलय लवण होते हैं वो जलीय विलयन में अलग मात्रा में घुलेंगे, और वो विलयन किसकी भांति व्यवहार करेगा, अनंत तनु विलयन की भांति व्यवहार करेगा। यह चीज ध्यान रखने वाली है। और जो लवण घुला होगा उसकी सांद्रता क्या होगी, इसकी विलेयता होगी। यह आधार माना गया। करवाने न्यूमेरिकल है, परंतु उससे पहले अपने फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पढ़ लेते हैं। फिर दोनों से संबंधित नियम जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी चर्चा इसके बाद करेंगे। अब अपने आता है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। जैसा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फैराडे फिजिक्स में भी आता है, उसमें वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम देता है, उसमें 2 नियम है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी फैराडे ने संक्रमण कर लिया है और अपने 2 नियम विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम दिए। यह बात आप अच्छी तरह जानते हो, विद्युत अपघटन के लिए हमें कौन सी विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, ठीक है। अब वो किससे मिलता है, बैटरी से। मतलब अपने घरों में जो करंट होता है उससे विद्युत अपघटन नहीं होता है। इसका मतलब घरों में आप एक्सपेरिमेंट मत कर लेना, कहीं पे आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ कि विजय सर ने तो ये केमिस्ट्री में बताया था, ऐसा विद्युत अपघटन में होता है। उसके लिए कौन सी धारा चाहिए, डीसी करंट चाहिए। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। और ये नियम करवाने से पहले मैं 2 चीजें आपको जरूर बताऊंगा। एक तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। कक्षा 11 की बातें हैं, नॉलेज होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश सब जानते हो, फिजिक्स में बार बार पढ़ते हो, 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और 1 मोल में कण कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसका गुणा करोगे तो 96,495 ऑलमोस्ट, जो किसके बराबर होगा, 96,500 कूलम, जो क्या होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ हो उसके विलयन में आप यदि 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करते हो, मतलब 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है परंतु उसमें समय भी साथ में लिया जाता है। लिखा ऐसे जाता है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 फैराडे या 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करते हो तो उसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, यदि वो गैस है तो मुक्त गैस की पदार्थ मात्रा सदैव 1 ग्राम तुल्यांक होती है। 1 ग्राम तुल्यांक क्या होता है, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बताया था। तुल्यांकी भार, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करो वो तो हो जाएगा 1 मोल,
और पदार्थ का जो तुल्यांकी भार है उससे ग्राम में व्यक्त कर दो तो पदार्थ की मात्रा क्या होगी, 1 ग्राम तुल्यांक। जैसे एल्यूमिनियम, इस पर आवेश कितना है, +3 है, इसका 1 मोल का मतलब कितना ग्राम है, इसका परमाणु भार कितना है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। और इसका तुल्यांकी भार कितना होगा, इस पर आवेश कितना, 3, तो इसके परमाणु भार में अणु होता तो किसका भाग देते हैं, अणु भार का। कितने का भाग दोगे, 3 का। इसका तुल्यांकी भार कितना होगा, 9। ठीक है, अर्थात एल्यूमिनियम का कोई लवण, एल्यूमिनियम आयन का कोई लवण है, उसमें यदि आप 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करोगे तो निक्षेपित एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी होगी, 9 ग्राम होगी, 1 ग्राम तुल्यांक। दूसरा कंसेप्ट मैं ये लिख रहा हूं, फिर अपने नियम पढ़ेंगे। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में कितना, 96,500 कूलाम, मतलब 1 फैराडे प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर ठोस हुआ तो निक्षेपित होगा, गैस हुई तो क्या होगा, मुक्त होगा। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित अथवा मुक्त पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 1 ग्राम तुल्यांक। होती है 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब पदार्थ के तुल्यांक की भार को ग्राम में व्यक्त कर दो। ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए और ये 2 बात पर ही सारा फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम टिके हुए हैं। बस बात को इधर से इधर घुमाया जाएगा। मेन बात ये है कि ये याद है, दोनों नियम याद है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में आप यदि 1 फैराडे आवेश मतलब 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करोगे तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ निक्षेपित होगा, यदि गैस है तो मुक्त होगी, उसकी मात्रा कितनी होगी, 1 ग्राम तुल्यांक होगी। ये एक मेन कंसेप्ट है। अब अपने इसके दोनों विद्युत अपघटन के नियम देखेंगे, फिर मैं आपको सवाल कराऊंगा। ये चीज नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। यह नियम कहता है किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित, ठोस हुआ तो निक्षेपित होगा, गैस होगी तो क्या होगी, मुक्त होगी, निक्षेपित अथवा मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। अब देखो, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। जितना पदार्थ निक्षेपित होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश पर। यदि आपने 1 फैराडे आवेश प्रवाहित किया तो कितना पदार्थ निक्षेपित होगा, 1 ग्राम तुल्यांक। 2 फैराडे आवेश प्रवाहित किया तो 2 ग्राम तुल्यांक। 3 फैराडे आवेश प्रवाहित किया तो 3 ग्राम तुल्यांक। नियम तो वही है, बात वही है, बस इसको लिखने का तरीका समझना है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोड पर या तो पदार्थ क्या होगा, निक्षेपित या ओब्लिक मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश, आवेश लिख देता है, किताबों में विद्युत धारा लिखाता है, उसमें क्वेश्चन आएगा 3 एम्पीयर विद्युत धारा
10 सेकंड तक या 2 मिनट तक, 2 मिनट दे रखी है तो मिनट को किस में चेंज करोगे, सेकंड में। और आपको पता आवेश किसके बराबर होता है, विद्युत धारा I गुना समय t। विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये तो आपने लिख लिया। चलो अब इसके नियमानुसार किसी विद्युत अपकट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के की दावली से, जड़ से दर्शाते हैं, के की दावली एम से, सॉरी डब्ल्यू से या एम से। भार के लिए डब्ल्यू यूज किया जाता है। फिजिक्स में आपको पता है भार बेटर वर्ड नहीं है, द्रव्यमान बेटर वर्ड है, एम आना चाहिए। अपने डब्ल्यू लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो किसके समानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश। और आपको पता है चूंकि Q इजिकल टू क्या आएगा, I गुना T, विद्युत धारा गुना समय, ठीक है। या W इजिकल टू जेड क्यू या W इजिकल टू जेड आई टी, जहां ये W क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब आपको पता है एक विद्युत जड़ को या विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कीजिए, तो इसके लिए आपको W और Z का मान बराबर लाना है। इसके लिए अपने कह सकते हैं किसी विद्युत अपकट्य के विलयन में I का मान अपने 1 एम्पीयर रख दें, T का मान क्या रख दें, 1 सेकंड रख दें। एक की जरूरत थोड़ी है, I का मान 100 एम्पीयर कर दो, समय का मान 100 सेकंड कर दो, उत्तर तो वही आना है, 1 आना है। अर्थात किसी विद्युत अपकट्य के विलयन में 1 एम्पीयर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हो। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, 100 नहीं करोगे, 1 ही करोगे। 1 एम्पीयर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हो तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। थोड़ा सा गलत बोल दिया था मैंने, दोनों का मान 100 करने के लिए कहा था, गलत था। याद रखना 1 एम्पीयर विद्युत धारा 1 सेकंड तक, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ही क्या होगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी। अपने को यह परिभाषित करना है, यदि I इजिकल टू 1 एम्पियर, T इजिकल टू 1 सेकेंड, अर्थात तो W इजिकल टू क्या होगी, Z। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर विद्युत धारा कितनी सेकंड तक प्रवाहित करें, 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसे किसे दर्शाते हैं, जड़, आगे ऊपर लिख लेना, कहलाती है। जगह थोड़ी सी कम रहेगी। ये फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। लास्ट में देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक जड़, ऊपर लिखा हुआ कहलाती है। फिर भी एक बात बता दूं, इससे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से संबंधित न्यूमेरिकल आएगा, तो कहां से न्यूमेरिकल सोल्व होगा वो इसके जस्ट बाद में बताऊंगा। लिख लिया? अब अपने मैं रफ कर रहा हूं, ये
न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट नोट, आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया, किसी विद्युत अपकट्टे के विलयन में एक फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 1 ग्राम तुल्यांक। ये बताया था ना, 1 ग्राम तुल्यांक क्या होता है? यदि किसी पदार्थ के तुल्यांकी भार को ग्राम में व्यक्त कर दे तो पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी? 1 ग्राम तुल्यांक कहलाएगी। ये कंसेप्ट याद है? उसी के आधार पर फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। मैंने क्या बताया था? किसी विद्युत अपघट्टे के विलयन में कितना? 96,500 कूलम्ब, विच आल्सो कॉल्ड 1 फैराडे, आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित अथवा मुक्त पदार्थ की मात्रा W इजिकल टू क्या होगा? EW। साइड में लिखें EW क्या है? पदार्थ का ग्राम तुल्यांक भार है, अर्थात पदार्थ के तुल्यांकी भार को आपने किस में व्यक्त कर दिया? ग्राम में। जहां EW बराबर पदार्थ का ग्राम तुल्यांक भार है। ये तो 96,500 कूलम्ब है। ये तो विद्युत अपघट्टे के विलयन में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या होगी? 96,500 का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। तो विद्युत अपघट्टे के विलयन में कितना? 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W बराबर क्या होगा? EW बटा में 96,500। और यदि आपने Q आवेश प्रवाहित कर दिया, जैसे 2 कूलम्ब, 4 कूलम्ब, 5 कूलम्ब, 15 कूलम्ब, या ये कह दो कि 30 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की, तो 30 एम्पीयर को क्या किया? 10 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 600। तो 30 × 600, ठीक है, 18,000 हो गए, नहीं हो गए? 18,000 कूलम्ब। तो Q आवेश प्रवाहित करने पर कितनी पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होगी? गुणा में Q। वही बात आ गई, 1 दर्जन किलो के कितने रुपए लगते हैं? 24 रुपए। तो 27 किलो कितने रुपए लगेंगे? 1 दर्जन मतलब 12 किलो कितने रुपए लगे? 24 रुपए मान लो। 1 केले का 24 बटा 12 निकालना कितने किलो का? 27। गुणा में क्या कर दिया? 27। छठी क्लास वाला है। तो Q कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W बराबर क्या आएगा? EW पदार्थ का ग्राम तुल्यांक भार अपॉन 96,500 कूलम्ब इंटू Q। और आपको पता है Q का मान क्या होता है? I गुना T। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? EW गुना I गुना T बटा 96,500। देखो कूलम्ब से कूलम्ब कट जाएगा। और ये क्या? EW पदार्थ का ग्राम तुल्यांक भार या पदार्थ का तुल्यांकी भार किसमें? ग्राम में। तो उत्तर आपका किसमें आ जाएगा? ग्राम में। पदार्थ की मात्रा किसमें आ जाएगी? ग्राम में। ये फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो इसके बेस पे सोल्व होंगे। ये चीज ध्यान रखना, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या होती है? EW, जहां पर EW क्या? पदार्थ का तुल्यांकी भार किसमें? ग्राम में, गुणा में Q का मतलब I गुना T बटा में 1 फैराडे या 96,500।
इस सूत्र से आप क्या निकाल सकते हो, कोई भी विद्युत अपकट्टे के विलयन में जितनी भी विद्युत धारा प्रवाहित की है तो पदार्थ की मात्रा कितनी निक्षेपित होगी उसका निर्धारण इस सूत्र से करोगे। और याद रखना क्वेश्चन ये आएगा कि जिंक सल्फेट के विलयन में 20 एम्पीयर विद्युत धारा 30 मिनट तक प्रवाहित की गई तो निक्षेपित जिंक की मात्रा निकालिए। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, निक्षेपित जिंक की मात्रा पूछिए तो जिंक का तुल्यांकी भार आना चाहिए। तो ईडब्ल्यू क्या पदार्थ का तुल्यांकी भार किसमें, ग्राम में। तो जिंक का तुल्यांकी भार कितना है, सारे तुल्यांकी भार मैं कह दूं जिंक का तुल्यांकी भार कितना होता है, 32.5 होता है। तो ये कैसे है कैसे नहीं मैं आपको ये सिखाऊंगा अलग से, जब ये न्यूमेरिकल कराऊंगा सारे कराऊंगा। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम यही है, बस इसको थोड़ा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। क्या मॉडिफाई किया बता दो। ये बताने से पहले मैंने एक बार पहले भी बताया था, जनरली किसी विद्युत अपघट्टे के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कैथोड पे कौन निक्षेपित होता है, या तो धातु या हाइड्रोजन गैस, ये चीज ध्यान रखना। तो ये पदार्थ जैसे जिंक सल्फेट में कौन निक्षेपित होगा, जिंक, कहां पे, कैथोड पे। सिल्वर नाइट्रेट में कैथोड पे कौन निक्षेपित होगा, सिल्वर, ठीक है। कॉपर सल्फेट में कैथोड पे कौन निक्षेपित होगा, कॉपर, ये फिक्स है। अब अपने दूसरा नियम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, इसी पर आधारित है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो रफ हो गया है। अब फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम सेम यही है, बस मोटा मोटी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, प्रथम नियम को भी मॉडिफाई किया गया है और कुछ नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, एक जगह सिल्वर नाइट्रेट भी ले लिया, एक जगह क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट। और मैंने यहां पे लगा दिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इसलिए यूज किया क्योंकि अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। और इनको जोड़ दिया मैंने बैटरी से, बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक वगैरह जोड़ना चाहो जोड़ देना। अब कुंजी लगाती इसमें आपने विद्युत धारा प्रवाहित की तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत धारा की क्या मात्रा होगी, समान मात्रा प्रवाहित होगी। यदि इसमें एक फैराडे प्रवाहित होगा तो इसमें भी एक फैराडे, और एक फैराडे प्रवाहित होगा तो इसके कैथोड पे कौन निक्षेपित होगा, कॉपर, इसके कैथोड पे कौन निक्षेपित होगा, सिल्वर। कितना निक्षेपित होगा, एक फैराडे आवेश प्रवाहित किया है तो इसका 1 ग्राम तुल्यांक, इसका तुल्यांकी भार है वो ग्राम में आएगा, इसका भी क्या होगा 1 ग्राम तुल्यांक। यह नियम क्या कहता है, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, जैसे इन दोनों में आपने 1 फैराडे आवेश प्रवाहित किया है तो उनमें उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती है। इसकी कितनी मात्रा निक्षेपित होगी वो डिपेंड करेगा इसका तुल्यांकी भार कितना है। जैसे मैं आपको कह दूं इसका तो 31.75 ग्राम निक्षेपित होगा, इसका 108 ग्राम, ये तो अन्याय हो गया। अन्याय नहीं हुआ, इसका तुल्यांकी भार 108 है और इसका तुल्यांकी भार 31.75 है। हाइड्रोजन मुक्त होती तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती, 1.008 ग्राम होती, क्यों हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार कितना है, 1.008 है। जितना तुल्यांकी भार होगा उतनी मात्रा ज्यादा मात्रा निक्षेपित होगी। नियम क्या कहता है, विभिन्न विद्युत अपघट्टों के युग्म में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, जैसे सिल्वर की मात्रा किसके समानुपाती होगी, सिल्वर के तुल्यांकी भार के। कॉपर की मात्रा कॉपर के तुल्यांकी भार की, जितना तुल्यांकी भार उतनी मात्रा। अब नियम क्या हो गया ये देखते हैं, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में विद्युत धारा की समान मात्रा
समान मात्रा प्रवाहित की जाती है। तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा समान नहीं होगी। किसके अनुपात में होगी? उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में। जिसका तुल्यांकी भार ज्यादा उसकी मात्रा भी ज्यादा। तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती है। अब अपने बात करें यहां पे युग्म की। जैसे कौन कौन से? कॉपर सल्फेट व सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित करने पर यहां पे लिख रहा हूं निक्षेपित कॉपर की मात्रा, सॉरी कॉपर ही क्या, हाँ कॉपर की मात्रा WCU इज इक्वल टू, अनुपात में लिखना चाहते तो अनुपात में लिख दो, समानुपाती ECU। समीकरण नंबर 1। निक्षेपित सिल्वर की मात्रा कितनी होगी? WAG समानुपाती EAG। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को भाग दे दो तो क्या हो जाएगा? मैं ये मिटा रहा हूं, ये रफ कर रहा हूं मैं, एक बार थोड़ा सा गौर करना। क्लियर होगी यहां पे युग्म के लिए? या तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इतना आप क्या करो लिख लो, या ये मैं मिटा देता हूं। दोनों आगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, या समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। समीकरण कैसे लिख दो? 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या बनेगा? WCU अपॉन WAG। यहां पे समानुपात का चिन्ह मान लो हटाया तो नीतांक कितना मान लिया? 1 आया। ये नियम होता है, 1 आया, यहां पे भी 1 आएगा, यहां पे भी 1 आएगा। इजिकल टू क्या होगा? ECU अपॉन EAG, या WCU तिरछा गुना करो वज्र गुना अपॉन ECU बराबर WAG अपॉन EAG। जब ये न्यूमेरिकल आएंगे, इन 4 में से आपको 3 चीजें दी हुई मिलेगी, परंतु तीनों देगा नहीं, हिडन कर रख देगा। जैसे कॉपर का तुल्यांकी भार पता होना चाहिए अपने को, किन किन का पता होना चाहिए बताऊंगा। सिल्वर का 108 होता है। इस सूत्र में 3 चीजें आपको मिलेगी, चौथी पूछेगा। और वो जनरली क्या पूछता है? निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, एक का देगा दूसरे की पूछेगा, याद रखना। और ये दोनों है ना, ये आपको दिए मिलेंगे, या आपको याद होने चाहिए, कुछ के याद होने चाहिए। यहां पे EAG क्या है? सिल्वर का क्या है? तुल्यांकी भार। ECU क्या है? कॉपर का तुल्यांकी भार। और W क्या है? निक्षेपित WCU निक्षेपित कॉपर की मात्रा। इसी प्रकार WAG क्या है? निक्षेपित सिल्वर की मात्रा। अब बात रहेगी न्यूमेरिकल की। सारी बातें हो गई, फैराडे के विद्युत अपघटन के दोनों नियम हो गए,
और आपके कोलराउस के नियम हो गए। न्यूमेरिकल मैंने आपको कल भी बताया था। ये 2 टॉपिक के अलावा एक टॉपिक और आता है, मोलर चालकता या विशिष्ट चालकता, चालकत्व बोलते हैं, चालकता बोलते हैं उसे। इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं। इसकी न्यूमेरिकल की चर्चा इससे अगले टॉपिक पर अपने करेंगे। और इससे पहले आप इसका रिवीजन कर लो बढ़िया तरीके से। चालकता, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम और कोलराउस के नियम, तीनों के यदि आपने अच्छा रिवीजन कर लिया, इससे अगला वीडियो न्यूमेरिकल का आएगा और यहाँ से 2 नंबर का न्यूमेरिकल उठेगा। ठीक है, और इससे अगला टॉपिक इसके जस्ट बाद में कल करेंगे।